मैंने जाते जाते एक नजर पीछे की तरफ मुड़कर डाली। उनकी नीली आंखें लाल हो चुकी थी और वो उनसे अब भी मुझे गुस्से में देख रहे थे। मेरी नजर उनके गले से लिपटी सिमरन पर गई और मैं तेजी से बाहर निकल गई। बस इसी सिचुएशन से तो बचना चाहती थी मैं, मगर मेरा होने वाला हस्बैंड ऐसा भंवरा था जिस पर एक से बढ़कर एक खूबसूरत फूल खुद आकर बैठ जाता था। मेरे जैसों के लिए जगह कहाँ बचती है। अब तो जैसे जैसे हमारी शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, इस जल्लाद की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट भी लंबी होने लगी थी। मैं अपने ख्यालों में गुम चुपचाप पार्किंग की तरफ बढ़ रही थी। तभी मेरी नज़र हॉलवे में एक दीवार के सहारे टिककर खड़े समर पर पड़ी। वो अपने फ़ोन में बिजी था, मगर जैसे ही उसने मुझे नोटिस किया, उसने फौरन मुझे आवाज़ लगाई। ए प्रिंसेस, वेट! तुम यहाँ क्यों खड़े थे? तुम्हारा इंतजार कर रहा। और वो किस लिए? समर अपना बायां हाथ मेरे गले में डालते हुए मेरे साथ साथ ही चलने लगा। इसलिए क्योंकि तुमने पिछले हफ्ते मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम इस हफ्ते उस डेट पर जाएंगे जिसके लिए तुमने मुझे तब प्रॉमिस किया था जब मैं यहाँ पहली बार इस यूनिवर्सिटी में तुमसे मिला था। क्या 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 क्या? मैंने कुछ भी ना समझते हुए पूछा। ओके, इन शॉर्ट, तुमने पिछले हफ्ते मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हारे पापा के ठीक हो जाने के बाद तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। मैंने ऐसा कहा था? मैंने दिमाग पर जोर डालते हुए पूछा। जवाब में समर ने एकदम सीरियस अंदाज में मेरे सामने सिर हिलाया। ओके फाइन, कहाँ चलना है? मैंने हथियार डालते हुए पूछा। वो मुझ पर छोड़ दो। फाइनली आज प्रिंसेस मेरे साथ डेट पर जा रही है। शट अप, इट्स जस्ट अ फ्रेंडली डेट, मैंने उसके सर पर एक चपत लगाते हुए कहा। समर ने मुझे साइड हक देते हुए कहा, शुरुआत दोस्ती से ही होती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने भी हंसते हुए कहा। वैसे पक्का इससे अमर सर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं, उनको क्या प्रॉब्लम होगी? वेट वेट वेट, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? मैंने अपने कंधे से उसका हाथ हटाते हुए पूछा। क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बस उनको ही होती है। तुम्हारे साथ पूरे 2 हफ्ते वो हॉस्पिटल में भी रहे और जब मैं वहां तुमसे मिलने आया तो मुझे ऐसे दिखा रहे थे जैसे मैंने वहां आकर कोई क्राइम कर दिया है। आर यू श्योर उनके मन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है? उफ, ये जल्लाद और उसके फैलाए हुए रायते बार बार आखिर मुझे ही समेटने पड़ते हैं। एक तरफ तो उनको किसी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना नहीं है और दूसरी तरफ खुद ही ऐसी हरकतें करते रहते हैं कि सबको हमारे बारे में पता चल जाए। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने बताया था ना, हमारी फैमिली बहुत क्लोज है आपस में, लाइक सदियों पुरानी दोस्ती, यू नो। इसलिए वो हॉस्पिटल में मेरे साथ रुके थे, नथिंग एल्स। और फिर तुम्हें क्या लगता है मैं इतने बोरिंग आदमी को डेट करूंगी, वो भी अपने मैथ्स टीचर को? पुलिस की 3rd ग्रेड डिग्री से भी ज्यादा बड़ा वाला टॉर्चर होगा ये। समर को हंसी आ गई। उसने अब तक एक हाथ से मुझे पकड़ा हुआ था। मेरी नजर आसपास से गुजरती हुई लड़कियों पर पड़ी जो मुझे गुस्से में घूरती हुई गुजर रही थी। उनको और जलाने के लिए मैंने भी अपना हाथ समर के कंधे पर डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया और उनको एक बड़ी सी स्माइल दे दी। चारों तरफ जैसे आग लग गई, मगर तभी आग की एक लपट मुझे अपने पास महसूस हुई। पीछे से किसी के खांसने की आवाज सुनकर मैं पलटी और मेरी स्माइल तुरंत गायब हो गई। अमर सर सिमरन के साथ मेरे ठीक पीछे आ रहे थे। सिमरन ने कसकर उनका हाथ पकड़ा हुआ था और लगभग उनसे चिपक कर चल रही थी। मैं उनकी गुस्से से भरी नजरें साफ साफ महसूस कर रही थी। मतलब हद है बिल्कुल, खुद करें तो राम राम और हम करें तो बुरा काम। मैंने भी जानबूझकर उनको दिखाते हुए समर के गाल पर एक किस कर लिया।
समर हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये क्या था? रिटर्न गिफ्ट, कहते हुए मैंने अपनी एक आंख दबा दी। समर ने अपनी ब्लैक ऑडी का दरवाजा मेरे लिए खोला और अदब से झुकते हुए मुझे अंदर बैठने का इशारा किया। मैंने कनखियों से देखा। अमर सर ने गुस्से में अपना हाथ सिमरन से छुड़ाया और हमारी गाड़ी की तरफ बढ़े। सिमरन ने उनका हाथ पकड़कर वापस खींचते हुए आवाज लगाई, बेबी उधर कहाँ जा रहे हो? हमारी गाड़ी यहाँ है। शुक्र है उनके यहाँ पहुँचने से पहले ही समर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। मुझे भी पता है ये सब देखने के बाद वो जल्लाद मुझे आसानी से तो छोड़ने नहीं वाला, मगर फिर भी मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। मैंने बैक मिरर में उनको अपनी गाड़ी की तरफ जाते देखा। समर ने भी उनको नोटिस कर लिया था। वो बहुत ज्यादा अटैच्ड है अमर के साथ, और मेरा दिल जैसे मेरे सीने से उछलकर बाहर आ गया, मानो मेरी चोरी उसने पकड़ ली हो। किसकी बात कर रहे हो? मैंने हड़बड़ाते हुए पूछा। सिमरन, वो अमर सर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है। ओह, मैंने राहत की सांस ली, मगर तभी मुझे कुछ खटका। हे वेट, तुम सिमरन को जानते हो? बहुत अच्छे से। जब मैं मुंबई में था तभी मेरी मुलाकात उससे हुई थी। उसे म्यूजिक से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पर काम करना था और उसी सिलसिले में वो मुझसे मिली थी। उसका ब्रेकअप हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे, सो काफ़ी अपसेट रहती थी। फिर धीरे धीरे हम दोनों करीब आने लगे, मगर वो उनको भूल ही नहीं पा रही थी। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर मुझे या तो उनसे कंपेयर करती थी या फिर बस उनकी ही बात करती रहती थी। सो हमने अलग होने का डिसाइड किया। समर का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था और वह सामने देखते हुए बात कर रहा था। देखा जाए तो उस वक्त भी मेरी लव स्टोरी चलने से पहले अमर सर की वजह से रुक गई थी, और आज भी मेरी लव स्टोरी के बीच में टांग अड़ाने वाले वही हैं। ये बात कब की है? मैंने कुछ सोचते हुए पूछा। लास्ट ईयर। मैं बुरी तरह चौंक गई। लास्ट ईयर? मतलब इन दोनों का ब्रेकअप हुआ और मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना ने उस जल्लाद की शादी मुझसे फिक्स कर दी, और ये दोनों लवबर्ड्स अब तक एक दूसरे को भूला ही नहीं पाए हैं। हर तरफ से मैं खुद को ही लुटा पिटा सा फील कर रही थी। तभी गाड़ी अचानक से एक झटके के साथ रुकी और मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। समर ने बाहर आते हुए मेरे साइड का दरवाज़ा खोला। मैं बाहर आई और सामने का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गई। इवनिंग सनशाइन, यहाँ क्यों लाए हो मुझे? आई थिंक यही बेस्ट प्लेस है डेटिंग के लिए। मेरी जान निकली जा रही थी। कहीं यहाँ मिस्टर सक्सेना से मेरा आमना सामना ना हो जाए। वो हमेशा अपनी बिजनेस मीटिंग्स यहाँ पर फिक्स करते थे। कैसे भूल सकती हूँ मैं वो शाम जब मेरी और अमर सर की वो बेहुदा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज यहाँ पर तय हुई थी। एक तरह से ये भी बिजनेस डील ही तो थी। मैंने एक गहरी सांस ली और समर का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गई। समर ने हमारे लिए एक बड़ा सा प्राइवेट रूम बुक किया था, जिसके सेंटर में एक खूबसूरत सा डाइनिंग टेबल लगा था। रूम की दीवारें ग्लास की बनी थी, जिससे बाहर का तो सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, मगर बाहर से अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अनाया, मैं उसकी तरफ मुड़ी और उसने एक बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए लाया था। अगर ये तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे मगर इन सब की क्या जरूरत है? प्लीज। नो प्लीज समर, नो। प्लीज 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 प्रिंसेस। ओके फाइन। तंग आकर मैं उस रूम से अटैच्ड वॉशरूम में घुसने ही वाली थी कि उसने मुझे पकड़कर एक दूसरे रूम के अंदर भेज दिया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने रूम लॉक कर दिया। वहाँ पहले से ही एक लेडी मौजूद थी। उसने बताया उसे यहाँ मुझे तैयार करने के लिए समर ने बुलाया है। अब मुझे गुस्सा आ रहा था। पहली बात तो इतना सब तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस एक फ्रेंडली डेट के लिए हामी भरी थी, मगर ये तो जैसे
पूरे रोमांटिक डेट की तैयारी किए बैठा था। ऊपर से इस लेडी के सामने चेंज करने में मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। हाँ ठीक है, लड़की ही है वो भी, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पसंद कि कोई लड़की भी मुझे ऐसे बिना कपड़ों के देखे। उसने कहा भी कि जब तक मैं चेंज कर रही हूँ वो पीछे मुड़ी रहेगी, लेकिन मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं था। सो मैंने अपना स्कार्फ उसकी आंख पर बांध दिया। हालांकि इस बात के लिए वो मुझ पर बहुत चिल्लाई, बट आई रियली डोंट केयर। बॉक्स में एक मरून कलर का बेहद खूबसूरत सा इवनिंग गाउन था। उस लेडी ने न जाने कौन कौन से कॉस्मेटिक्स मेरे मुंह पर थोपे। जितनी बार वो एक्स्ट्रा मेकअप ब्रश की मदद से मेरे फेस से हटाती थी, मुझे उतनी बार छींक आती थी। मेरे बालों पर भी उसने न जाने कितने अत्याचार किए, कभी स्प्रे तो कभी हॉट कलर्स लगाए। हाँ, अपनी खूबसूरत नेचुरल बालों का सत्यानाश होते देखकर मेरा दिल चीख मार मार कर रो रहा था। सो पूरे टाइम मैं उसके हर काम में बस टांग अड़ाती रही, और उसने भी आखिर में मेरे आगे हाथ जोड़ दिए, ये कहकर कि जिंदगी में सब कुछ करेगी मगर दोबारा कभी मेरा मेकअप नहीं करेगी। फाइनली उसने मुझे मिरर के सामने ला खड़ा किया। मैं आंखें फाड़े मिरर को घूर रही थी। ये मैं हूँ! मैं हैरानी से चिल्लाई। मैं खुद ही अपना चेहरा नहीं पहचान पा रही थी। मैंने बार बार ऊपर से नीचे तक खुद को हाथ लगाते हुए आईने में देखा। कोई शक ही नहीं था कि आईने में दिख रही लड़की मैं ही थी। इन मेकअप आर्टिस्ट के हाथों में वाकई जादू होता है। इनका बस चले तो कोयले को भी हीरा बना दे, और आज ये मैं अपनी आंखों से देख रही थी। उस लेडी ने समर को कॉल किया और अगले ही पल धीरे से दरवाजा खुला। वो लेडी बाहर चली गई। मैंने दरवाजे पर नजर डाली, वहां समर खड़ा मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहा था। वो धीरे से आगे बढ़ा और हमेशा की तरह घुटनों पर बैठते हुए उसने मेरे हाथों पर किस किया। आज तो सचमुच की प्रिंसेस दिख रही हो तुम। अब चले? अगर कहाँ? मैंने कंफ्यूजन से पूछा। समर ने बिना कुछ कहे मेरा हाथ पकड़ा और वापस उसी रूम में आ गया जहाँ हम पहले थे, मगर इस बार यहाँ काफी अंधेरा था। क्या हो रहा है यहाँ? समर, कहाँ चले गए तुम? मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज टर्न ऑन द लाइट। तभी अचानक एक हल्का सा धमाका हुआ और मेरी डर से चीख निकल गई। मगर धमाके के साथ ही कमरे की लाइट भी जल गई और मेरे ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिरने लगी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने हैरानी से आंखें फाड़े हुए देखा। पूरा कमरा मेहमानों से भरा हुआ था। मैंने हैरानी से समर की तरफ देखा। कैसा लगा मेरा सरप्राइज प्रिंसेस? तभी पापा ने आकर मुझे गले से लगा लिया। हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, फाइनली मेरी बच्ची 21 साल की हो गई। मैंने सामने नजर डाली। अमर सर भी सिमरन के साथ वहां मौजूद थे। इतना ही नहीं, राहुल, अभि, करण, तनु, मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना और यहाँ तक कि साक्षी भी वहां मौजूद थी। तो ये सब प्री प्लान था। मैंने समर की तरफ मुड़ते हुए अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, ये एक्चुअली समर का ही आइडिया था। जब ये मुझसे हॉस्पिटल में मिलने आया था तभी उसने ये सब प्लान कर लिया था। पिछले कुछ दिनों में तुमने इतनी प्रॉब्लम्स फेस की हैं, सो हमने सोचा तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारे लिए ये छोटा सा सरप्राइज का आइडिया अच्छा रहेगा। थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है प्रिंसेस, आई नो आई एम टू गुड। मैंने आगे बढ़कर उसे पहले तो एक चपत लगाई, फिर उसे गले से लगा लिया। अरे भाई, हमने भी हेल्प की है समर की, एक हक हमें भी मिलना चाहिए। इससे पहले कि वो मेरे पास आता, समर ने उसे पहले ही पकड़ लिया। आजा, मैं हूं ना तुझे हक करने के लिए। कहते हुए उसने इतनी जोर से उसे हक किया कि उसकी चीख निकल गई। हम सबका हंस हंस कर बुरा हाल था। करण और अभि ने मुझे बर्थडे विश किया और गिफ्ट दिए। इस वक्त मैं जूली को सबसे ज्यादा मिस कर रही थी। काश कि वो भी यहाँ पर होती। मैनू मिस कर रही ना? मैं हड़बड़ाकर पीछे मुड़ी। जूली, तुम कब आई? मैं खुशी से चिल्लाते हुए उसके गले से लग गई।
बस अब भी हैरी लेके आया मैनू इथे, सीधा एयरपोर्ट से आ रही हूँ, उसने सामान दिखाते हुए कहा। हैप्पी बर्थडे अनाया, यू लुक रियली ब्यूटिफुल टुडे। थैंक यू। काश की इस बेवकूफ को मैं पहले खूबसूरत लगी होती। मैं मन ही मन कुड़ रही थी, पर अब फायदा भी क्या था। मेरी शादी की डेट ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी, तो अब मुझे न सही कम से कम हैरी को तो उसका प्यार मिल जाए। वाह, मुझे नहीं पता था मैं किसी दिन टीवी सीरियल की संस्कारी लड़की जैसे इतनी बड़ी त्याग की देवी भी बनूंगी। जिंदगी जो न सितम ढाए। तभी मेरा ध्यान समर की आवाज से टूटा। मेरी बर्थडे गर्ल से गुजारिश है कि अपने हाथों से इस केक को कट करे ताकि हम आगे के सरप्राइज भी सामने ला सकें। कुछ देर पहले जो सेंटर टेबल खाली पड़ा था, इस वक्त वहां पर एक बड़ा सा ब्लूबेरी चीज केक पड़ा हुआ था। मैंने हैरानी से समर की तरफ देखा। तुम्हें कैसे पता मुझे ये फ्लेवर पसंद है? मैंने केक काटते हुए धीरे से पूछा। अब अपनी पसंद की पसंद नापसंद के बारे में तो जानना बनता है ना प्रिंसेस। कुछ कहा तुमने? मगर समर ने झपट कर केक का एक पीस मेरे मुंह में ठूस दिया। मैंने पापा को केक खिलाया और फिर जूली, समर और बाकी दोस्तों को भी। एक बार फिर से चारों तरफ हैप्पी बर्थडे गाने की आवाजें और तालियों का शोर होने लगा। मेरा ध्यान अमर सर पर गया। कितनी अकड़ है इस आदमी के अंदर। एक बार भी मेरे पास आकर बर्थडे विश नहीं किया उन्होंने। आई एम 100% श्योर उनको याद ही नहीं होगा मेरा बर्थडे। तभी रूम की लाइट डाउन हुई और सामने करण हाथों में गिटार थामे गाना गा रहा था। चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार। मैंने नोटिस किया आज फिर तनु के चेहरे के भाव पल पल बदल रहे थे। मगर इससे पहले कि वो वहां से जाती, करण ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तनु ने 2-3 बार खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर जब करण ने उसे नहीं छोड़ा तो मजबूरी में वो उसके साथ डांस करने लगी। मैंने हैरी को इशारा किया, यही मौका है जूली के साथ डांस का। हैरी ने भी फौरन जूली से डांस के लिए पूछा। कौन? मैं? मेरे नाल डांस करना चाहते हो तुसी? With your permission only. अनाया, तू कर लेना, मुझसे नहीं होगा डांस वांस। मगर मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे डांस फ्लोर पर धक्का दे दिया। बेचारी जूली डांस करने से ज्यादा बार बार अपना मोटा सा चश्मा संभाल रही थी। आखिरकार हैरी ने उसका चश्मा उतारकर अपनी जेब में रख लिया। मैनू चश्मे के बिना कुछ नहीं दिखता, गिर जाना है मैंने। मगर हैरी ने उसे अच्छे से संभाल लिया। डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। जूली डर से उससे चिपक कर डांस कर रही थी। कितने क्यूट लग रहे थे दोनों साथ में। मैंने देखा ठीक उसी वक्त सिमरन अमर सर को खींचती हुई सामने लाई और उनके साथ डांस करने लगी। साक्षी राहुल के साथ पहले ही चिपकी हुई थी। मतलब किस कथे ने कहा था कि जोड़ियां स्वर्ग में बनती हैं? गलत, बिल्कुल गलत। जोड़ियां मेरे जैसे बदनसीबों की बर्थडे पार्टी में भी बन जाती हैं। मैंने भी उसे एक स्माइल दी और उसके साथ डांस फ्लोर पर आ गई। हालांकि मैं उसके सामने डांस वांस के मामले में बिल्कुल अनाड़ी थी। जाहिर है वो प्रोफेशनल था इस मामले में। फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रही थी, डांस की नहीं, गिरने से बचने की। डांस करते करते समर ने मुझे ट्विस्ट किया और लाइट गायब हो गई। अगेन मेरे अंदर पैनिक क्रिएट होने लगा। इससे पहले कि मैं घबराहट में यहाँ वहाँ टकराती, किसी ने मुझे मजबूती से पकड़ लिया। मैंने छूटने की कोशिश की मगर पकड़ और मजबूत हो गई। और फिर मेरे कानों में एक धीमी सी आवाज टकराई। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस पारेख। सर आप? हड़बड़ाहट में मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। तभी लाइट आ गई। मेरे आसपास कोई नहीं था। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई। सर वहीं एक किनारे वाइन का ग्लास लिए खड़े थे और समर सिमरन से बातें कर रहा था। शायद अंधेरे की वजह से हमारे पार्टनर्स चेंज हो गए थे। मैंने फ़ोन निकाला और उनको टेक्स्ट किया।
सबके सामने विश नहीं कर सकते थे? विश करना जरूरी था या सबके सामने करना? ओह रियली? आपको तो मेरा बर्थडे याद भी नहीं था। वो तो समर ने आपको यहाँ इनवाइट किया, वरना आप तो मुझे विश भी नहीं करते। और आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे याद नहीं होगा? तो फिर मेरा गिफ्ट कहाँ है? इस बार मैंने उनको गुस्से में घूरा। मैं जवाब का वेट कर रही थी, पर उन्होंने जवाब देने की जहमत नहीं उठाई और एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखने लगे। मुझे और चिढ़ होने लगी। तभी समर वापस आ गया। ब्यूटीफुल, ये कहाँ से आया? अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं था। क्या? मैंने अचकचाते हुए उसे देखा और जवाब में उसने मुझे वहां लगे एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया। हाँ, ये लॉकेट कहाँ से आया? मैंने हैरानी से अपने गले में पड़े चमचमाते एक लॉकेट को देखते हुए पूछा। जहां से भी आया हो, बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम पर। मैंने एक नजर सर पर डाली। वो अब भी मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे थे। मतलब उनको याद था और मैंने बेकार ही उनको खरी खोटी सुना दी। मगर इससे पहले कि मैं उनको मैसेज करके थैंक्स कह पाती, मिसेस सक्सेना मेरे पास आ गई और पार्टी में मौजूद कुछ उनके करीबी रिलेटिव्स से मिलवाने लगी। कुछ देर बाद वो सिमरन के पास भी पहुंची। सिमरन बेटा, इससे मिलो, ये है अनाया, जो बहुत जल्दी मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी बनने वाली है। ये ही है राज की होने वाली वाइफ। मैंने क्लियरली देखा था, सिमरन का चेहरा फक से सफेद पड़ गया था। ओह आई सी, तो तुम हो अनाया, इसका मतलब राज सच कह रहा था। हाँ, वो सचमुच शादी कर रहा है। मुझे लगा उसने बस गुस्से में ऐसा ही कह दिया मुझसे। अरे नहीं बेटा, बल्कि अब तो शादी की डेट्स भी फिक्स हो चुकी हैं। ओके आंटी, मैं खबर लेती हूँ उसकी। चाइल्डहुड फ्रेंड होकर भी मुझे सबसे लेट न्यूज़ मिली है। अब इसकी सज़ा तो मिलेगी ना उसे। मिसेस सक्सेना हंसते हुए हम दोनों के सिर पर हाथ फेर कर चली गई। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए थे। एक्सक्यूज मी कहते हुए वो मुझसे नजरें चुराते हुए हॉल से बाहर चली गई। पार्टी ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुकी थी। रात भी काफी हो गई थी। सो समर पापा और मुझे छोड़ने हमारे घर तक भी आया। जब वो वापस जाने लगा तो मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। थैंक यू समर, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, ओके प्रिंसेस, मैंने हंसते हुए कहा। ओके। मुझे बाय बोलकर समर चला गया। पापा को उनके रूम में छोड़कर मैं अपने कमरे में आई। आज का दिन वाकई यादगार था मेरे लिए। पिछले दिनों में इतना कुछ हो गया था कि मुझे तो खुद ही अपना बर्थडे याद नहीं था। काफ़ी थकी होने की वजह से मैं बेड पर लेट गई। तभी मेरा हाथ उस लॉकेट पर गया और मुझे सर का ध्यान आया। मुझे मन ही मन अफसोस हो रहा था। मैंने उनको कितना गलत समझा और फिर मैंने उनको सीधा वीडियो कॉल कर दिया। रिंग होते ही कॉल रिसीव भी हो गया। मगर ये क्या, फ़ोन पर तो कोई और ही थी, वो भी सिर्फ टॉवल में। तुम वहाँ क्या कर रही हो? सर का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे आया? और सर वो कहाँ है? कितनी भोली हो अनाया, इतना भी नहीं समझती आधी रात को मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। और रही बात राज की, तो खुद ही देख लो। कहते हुए उसने बैक कैमरा ऑन कर दिया। सर बेड पर पड़े थे। उनकी भी लगभग वही हालत थी जो इस लड़की की थी। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मेरी आंखों से आंसू की बूंदें लुढ़क गईं। अनाया वेट, ऐसा कुछ नहीं है, फोन मत काटना, मेरी बात सुनो प्लीज। मुझे अपना तो कुछ सुनना है और ना ही आपकी शक्ल देखनी है। सर हैव फन, कहकर मैंने फोन स्विच ऑफ करके एक तरफ फेंक दिया और वहीं बेड पर बैठी सिसकने लगी। आज का दिन जितना अच्छा गुजरा था, उसका एंड उतना ही बुरा था। क्या ये इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एंड है? कहानी अमर के नजरिए से। न जाने मेरी होने वाली बीवी को उस बैंड वाले में ऐसा क्या दिखता है जो हमेशा उसी से चिपकी रहती है। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे किस करने की? इस समर का अब मुझे सीरियसली कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं खुद उसे उस वक्त अपने ऑफिस में बर्थडे गिफ्ट के साथ विश करने वाला था, मगर अनफॉर्चुनेटली सिमरन उसी वक्त वहां आ गई और फिर
अनाया को समझाना और पत्थर पर सिर मारना दोनों जैसे एक बराबर होता है। कितनी कोशिश की मैंने कि सिर्फ कुछ देर और वो वहां मेरे पास रुक जाए, मगर नहीं, उसे तो जाकर उस समर से चिपकना था। मुझसे तो ऐसे दूर भागती रहती है जैसे मुझ में कांटे लगे हुए हैं। आज पार्टी में अनाया सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। मेरा कितनी बार मन हो रहा था कि मैं उसके पास चला जाऊं और उस समर को वहां से कहीं दूर उठाकर फेंक दूं, सम प्लेस लाइक मार्स और जुपिटर। चलो ना बेबी, हम दोनों भी डांस करते हैं। तभी सिमरन की आवाज सुनकर मेरा ध्यान अनाया पर से हटा। सिमरन, मेरा मन नहीं है अभी, तुम किसी और के साथ। मगर मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो मुझे पकड़कर खींचते हुए डांस फ्लोर पर ले आई। 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे जब मैंने देखा उस कमीने समर ने भी अनाया को डांस के लिए जबरदस्ती अप्रोच किया। मेरा खून खोल रहा था, मगर इतने लोगों के बीच में यहाँ कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। मैं बस 2 मिनट में आया। ओके, जल्दी आना। मुझे समर की हरकतों पर चाहे जितना भी गुस्सा आता हो, मगर आज एक काम उसने सचमुच अच्छा किया था। अनाया की बर्थडे पार्टी उसने मेरे रेस्टोरेंट में रखी थी। भले ही पार्टी उसने ऑर्गेनाइज की हो, मगर ये सब मेरे कंट्रोल में थी। मैंने एक वेटर को मेरे इशारे पर लाइट्स ऑफ करने को कहा और वापस आकर सिमरन के साथ डांस करने लगा। मैंने वेटर को लाइट्स ऑफ करने का इशारा किया। लकीली समर ने अनाया को उसी समय गोल घुमाने की कोशिश की, मगर शायद गाउन की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसके गिरने से पहले मैंने उसे पकड़ लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस पारेख। मैंने उसके गले में लॉकेट डालते हुए धीरे से उसे विश किया। सर, आप? उसके मुंह से बस इतना ही निकला और फिर हमेशा की तरह मेरी पकड़ से बाहर निकलने के लिए वो छटपटाने लगी। एंड आई रियली हेट दिस थिंग। इससे पहले कि लाइट वापस ऑन हो, मैं फौरन अनाया से दूर हो गया। तभी उसका मैसेज आया, जिसे देखकर मुझे हंसी आ गई। मैंने उसे रिप्लाई किया। तभी एक इम्पोर्टेंट कॉल आने लगा। हॉल में म्यूजिक के शोर में कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा था, सो कॉल अटेंड करने में गार्डन में चला गया। बात खत्म करने के बाद जब मैं पीछे मुड़ा तो सामने सिमरन को खड़ा पाकर कुछ अजीब सा लगा। वो बस चुपचाप एकटक मेरी तरफ देखे जा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम सचमुच शादी कर रहे हो? हाँ, मैंने बताया तो था तुम्हें, मगर अभी इस बात का क्या मतलब है? मुझे लगा था तुम नाराज हो मुझसे, शायद इसलिए गुस्से में वो सब कह रहे हो, मगर तुम तो सचमुच दूर जा रहे हो मुझसे। मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकली। देखो सिमरन, हम अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता हमारे बीच कभी कुछ था। शायद कभी कुछ हो भी सकता है। सिमरन ने तेजी से आगे बढ़ते हुए मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। मुझे संभलने का मौका तक नहीं मिला। झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम। मैं जानती हूं तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। तुम हमेशा से सिर्फ मुझसे प्यार करते थे। मैंने सिमरन को खुद से दूर हटाने की कोशिश की, मगर वो मेरे और करीब आ गई। उसकी बातों में सच्चाई थी। कहीं ना कहीं आज भी शायद मैं उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स रखता था। इसलिए उसके इस तरह पास आने से मैं वापस उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता था। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, मैंने भरसक मजबूत आवाज में कहा। तुम्हारी आंखों में दिखता है, ये वहम है तुम्हारा। राज प्लीज, क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ? हम दोनों जानते हैं वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हो? मैं अनाया के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा, मैंने कड़क आवाज में कहा। ओके ओके, रिलैक्स, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगी, बट एटलीस्ट ये तो सोचो कि तुम खुद उस लड़की की जिंदगी से खेल रहे हो। तुम कभी उसे प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। और मैं, राज, मेरा क्या होगा? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? ये ख्याल तुम्हें एक बार भी नहीं आया? मेरे बिना क्यों? स्वप्निल है ना तुम्हारे लिए, या उससे भी मन भर गया तुम्हारा? ताज्जुब है, अपनी बहन के हस्बैंड के साथ ही तुम। मगर तभी मेरे गालों पर एक जोरदार तमाचा पड़ा और मेरी बात अधूरी रह गई। What? What the? क्या हुआ? सच्चाई सुन नहीं पाई? 7 साल पहले मैं तुमसे अपने दिल की बात ही कहने आ रहा था, जब मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें
स्वप्निल को प्रपोज करते देखा, इसलिए मैं बिना तुमसे कोई बात किए चला गया। और फिर साल भर पहले जब तुमसे दोबारा मेरी मुलाकात मुंबई में हुई तो मैंने सब खत्म करना ही बेहतर समझा, क्योंकि हम दोनों के ही रास्ते अब अलग हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है राज, बस इतना ही जाना था तुमने मुझे। मैं हमेशा से जानती थी तुम मुझे चाहते हो, मगर कह नहीं पाते, इसलिए मैं जाने से पहले खुद तुम्हें प्रपोज करना चाहती थी। स्वप्निल इसमें मेरी मदद कर रहा था। That's it। तुमने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। खुद भी इतने सालों तक गलतफहमी में जीते रहे और मुझे भी ऐसे अकेला छोड़ दिया। मैं उसकी बात सुनकर शॉक्ड रह गया। What are you talking about? ये सच नहीं हो सकता। तुम मजाक कर रही हो ना? मेरी आंखों के आगे जैसे अंधेरा छाने लगा था। सिमरन ने गुस्से में वापस खड़े होते हुए मेरे दूसरे गाल पर भी एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और अगले ही पल मुझे सूरज, चांद, तारे सब एक साथ नजर आने लगे। आउच! इतनी जोर से मार रही हो यार, मैंने अपने गाल पर हाथ फेरते हुए कहा। जैसा तुमने काम किया है उसके बाद मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? मैं आकर तुम्हें किस करूंगी? मुझसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। लुक सिमरन, आई एम लिसनिंग। ओके, आई एम सॉरी। इतना सुनना था कि एक बार फिर सिमरन का हाथ घूमा, मगर इस बार मैंने फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। सिमरन ने गुस्से में मुझे घूरा और जवाब में मैं बस मुस्कुरा दिया। लुक, मैंने उस वक्त जो कुछ भी देखा बस उस पर भरोसा कर लिया। यही मेरी गलती थी। बट इट्स टू लेट नाउ। आई एम एंगेज्ड। सिमरन ने रुआसा होते हुए कहा। ऐसा मत बोलो राज, एंगेजमेंट ही तो हुई है, वो टूट भी सकती है। वैसे भी इस एंगेजमेंट के बारे में कितने लोग जानते हैं। और फिर ये मैरिज तुम दोनों के ही करियर के लिए सही नहीं है। तुम अब भी इसे तोड़कर मुझसे एंगेज्ड हो सकते हो। तुम चाहो तो क्या नहीं हो सकता। सिमरन, ये डिसीजन हमारे पेरेंट्स ने लिया है। मैं बिल्कुल हेल्पलेस हूं इस मामले में, पर आई प्रॉमिस मैं पापा से बात जरूर करूंगा। ओके? मैंने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और तसल्ली के साथ मेरे गले से लग गई। मेरे मन में जैसे सुनामी आ गई थी। एक गलत फहमी की वजह से मैंने अपने बचपन का प्यार खो दिया, और वो मिली भी तो कब, जब किसी और की मेरी जिंदगी में एंट्री हो चुकी है। अजीब कश्मकश वाली सिचुएशन थी। दिल कह रहा था कि जिंदगी हर किसी को दूसरा मौका नहीं देती, मगर मुझे ये मौका मिला था। ऐसे में अब अपने बचपन के प्यार को खुद से दूर जाने देना बेवकूफ़ी होगी। मगर उसी दिल में किसी कोने में रह रहकर अनाया की तस्वीर भी उभर रही थी, कभी गुस्से में, कभी झगड़ते हुए, कभी हंसते मुस्कुराते तो कभी रोते हुए, और फिर न चाहते हुए भी मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अंदर पार्टी शायद खत्म हो चुकी थी। एक एक कर सारे गेस्ट्स बाहर आने लगे थे, और तभी मिस्टर पारेख और अनाया के साथ समर भी बाहर आया। अनाया ने अपना हाथ उसके हाथ में फंसा रखा था। ये देखकर एक बार फिर मेरी मुट्ठियां कस गईं। राज! तभी किसी ने पीछे से मेरा नाम पुकारा और सिमरन झट से मुझसे अलग हो गई। गार्डन के छोर से तनु चली आ रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही थी? मैंने उससे पूछा। बस यूं ही टहलने चली आई, अंदर शोर में मुझे परेशानी हो रही थी। मैंने उसकी आंखों में झांका जहां मुझे दर्द नजर आ रहा था। कुछ दिनों से मुझे फील हो रहा था कि मेरी बहन मुझसे कुछ छुपा रही है। मुझे भी अब चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। तुम हमारे साथ घर क्यों नहीं चलती? हाँ, वैसे भी मैंने आज रात पजामा पार्टी प्लान की है, और भी लड़कियां आ रही हैं, बहुत मजा आएगा, तनु ने एक्साइटेड होते हुए कहा। आखिर में तनु ने सिमरन को मना ही लिया और सिमरन भी हमारे साथ ही घर आ गई। अपने घर पर उसने कॉल कर इन्फॉर्म कर दिया था। सारी लड़कियां नीचे मस्ती करने लगी और मैं ऊपर अपने कमरे में आ गया। मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली। रात के 11 बज रहे थे। नेक्स्ट वीक होने वाले टेस्ट्स के लिए मुझे क्वेश्चंस सेट करने के साथ ही स्टूडेंट्स को अच्छी तरह सारे चैप्टर्स क्लियर करने के लिए प्रोजेक्ट्स भी तैयार करने थे। मैं उसी काम में लगा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता है कि प्रोफेसर होना वाकई बहुत झंझट वाला काम है। रोज़ रात को मुझे अगले दिन के चैप्टर्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है, जिससे रोज़ सोने में देर हो जाती है। फिर सुबह जल्दी जागकर
स्टूडेंट से भी पहले कॉलेज पहुंचना पड़ता है, फिर वहां पहुंचकर पूरे दिन तरह तरह के स्टूडेंट्स के साथ डील करना पड़ता है, और इन स्टूडेंट्स से इतना भी नहीं होता कि वो क्लास में शांति से पढ़ाई पर ध्यान लगा सकें। उसके लिए भी पूरा दिन उन पर चिल्लाते हुए गला खराब करना पड़ता है। सो इफ यू आर रीडिंग दिस, प्लीज बी नाइस टू योर प्रोफेसर। हालांकि अब मुझे थकावट होने लगी थी, मगर काम भी जरूरी था, सो मैंने एक बार अंगड़ाई ली और वापस काम में जुट गया। मगर तभी नीचे से तनु के पुकारने की आवाज आई। राज, जरा नीचे आना। अब इसको क्या चाहिए यार? मैं मन ही मन बड़बड़ाया। राज, आर यू लिसनिंग टू मी? कम डाउन नाउ। आई एम बिजी, मैं नहीं आ रहा, मैंने ऊंची आवाज में कहा और वापस काम में लग गया। आई एम वार्निंग यू, अगर तुम अभी के अभी नीचे नहीं आए तो मैं खुद ऊपर आऊंगी और तुम्हें घसीटते हुए नीचे लेकर जाऊंगी। ये सुनते ही मेरे हाथ रुक गए और घबराकर मैं तुरंत कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। आप लोगों को बता दूं कि मेरी ये प्यारी बहना कभी कोरी धमकी नहीं देती। अगर उसने कहा है कि वो मुझे घसीटते हुए नीचे लेकर जाएगी तो वो बिल्कुल ऐसा ही करेगी। नो नो नो, आप गलत समझ रहे हैं। वो मुझे हाथ से नहीं, पैरों से पकड़कर घसीटते हुए नीचे लेकर जाएगी। सो मैंने अपनी जान बचाने के लिए नीचे चले जाने में ही अपनी भलाई समझी। फाइन, आई एम कमिंग, मैंने झल्लाते हुए कहा और नीचे की तरफ चल दिया। आई बेट मुझे किसी बेहद फालतू काम के लिए ही नीचे बुलाया जा रहा है। सीढ़ियों से उतरते हुए मुझे लड़कियों के हंसने की आवाजें आ रही थी। तनु वहीं सीढ़ी के ही पास खड़ी थी। कितनी देर लगती है तुम्हें नीचे आने में? काम क्या है? मैंने बिना कोई जवाब दिए बस सवाल दाग दिया। हाँ, एक काम करो, मेरी फ्रेंड्स को एंटरटेन करो जब तक मैं समोसे बना रही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे ऐसे ही किसी बेहुदा काम के लिए नीचे बुलाया गया होगा। उफ, ये गर्ल्स। व्हाट? आर यू सीरियस? मैं क्या तुम्हें कोई जोकर लग रहा हूं जो इन लड़कियों को एंटरटेन करूंगा? मैंने झल्लाते हुए कहा। प्लीज ना भाई, बस थोड़ी देर, जब तक मैं समोसे बना रही हूँ, फिर तुम चले जाना। तनु, हमारे घर में दर्जनों नौकर हैं, तुम उनसे भी समोसे बनवा सकती हो। एंड बाय द वे, आधी रात को समोसे कौन खाता है? बिना समोसे की पार्टी भी कोई पार्टी है? और इन सबको मेरे बनाए समोसे ही पसंद हैं। राइट गर्ल्स? ऑफ कोर्स। सुन लिया? हाँ, मेरे गेस्ट्स को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझे? ओके गर्ल्स, मैं यूं गई और आधे घंटे में आई। सारी लड़कियां वापस हंसने लगी। सिमरन भी वहीं बैठी थी। मेरी समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। सो मैंने टीवी का रिमोट उठाते हुए पूछा, ओके, क्या देखना पसंद करेंगी आप सब? अपनी शर्ट उतारो और दर्दे डिस्को सॉन्ग पर डांस करो, हमें तुम्हारा डांस देखना है। इतना सुनना था कि सिमरन मुंह दबाकर हंसने लगी। मैंने उसे घूर कर देखा। मैंने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, यहाँ बहुत सारी अच्छी मूवीज भी हैं, हॉलीवुड या बॉलीवुड, जो भी आप सबको पसंद हो मैं लगा देता हूँ। मैंने काफी सारे मूवीज के नाम भी सजेस्ट किए। ना, मुझे तो राज की डांसिंग ही देखनी है। व्हाट से गर्ल्स? ऑफ कोर्स। मैंने एक जलती हुई नजर उन सब पर डाली। ताने की जरूरत ही नहीं है, एक से बढ़कर एक चुड़ैलों से मेरी बहन ने दोस्ती कर रखी थी। ओके, बहुत हुआ मजाक। राज बस हमारे लिए एक गाना गाएगा। मेरे पास काफी अच्छे सॉन्ग्स का भी कलेक्शन है, वेट, मैं अभी प्ले कर देता हूँ। मगर तभी सोनिया पूरी अदा से चलती हुई मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। उसने एक उंगली मेरे चेहरे पर फिराते हुए कहा, तनु ने तुमसे हमें एंटरटेन करने को कहा था, भूल गए? हाँ, मैंने तुरंत एक सेफ डिस्टेंस लेते हुए कहा, हाँ, लेकिन एंटरटेनमेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं कोई मेल स्ट्रिपर बन जाऊं। वो बस इतना चाहती थी कि उसके वापस आने तक मैं आप सबसे बातें करता रहूं ताकि आप सब बोर ना हो। दैट्स इट। सोनिया ने मेरे चेहरे से मक्खियां उड़ाने वाले अंदाज में अपने हाथ लहराते हुए कहा, ओह कम ऑन, अब ऐसे हमारी पार्टी खराब मत करो, बस एक गाना ही तो गाना है। तुम्हारे जैसी लड़की से तो बात करना भी मुश्किल है, गाना गाने का रिस्क कौन लेगा? मैं धीरे से बड़बड़ाया, कुछ कहा तुमने मेरे बारे में?
No, I think my job with you is done now, so I'm leaving. Hey, this is not fair. मगर मैंने सबको अनसुना कर दिया और चुपचाप वापस अपने रूम की तरफ बढ़ गया। ये लड़कियां सचमुच कभी कभी कुछ ज्यादा वियर्ड हो जाती हैं। सीरियसली, इतनी देर रात तक पार्टी कौन करता है? ऊपर से आधी रात को समोसा, और इन सबसे भी ऊपर मुझ जैसे शरीफ और भोले भाले इंसान से ऐसी ऐसी डिमांड्स। गॉड प्लीज सेव मी। अपने रूम में आकर मैंने शर्ट उतारकर एक तरफ फेंकी और सीधा बेड पर लेट गया। इस वक्त मुझे नींद की सख्त जरूरत थी, मगर काम करना भी जरूरी था। सो घड़ी में मैंने 12:30 का अलार्म सेट कर दिया। दोबारा काम पर लगने से पहले मैं थोड़ी नींद लेकर फ्रेश हो जाना चाहता था। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि मुझे अपने सीने पर कुछ हलचल सी महसूस हुई। इसे अपना वहम समझकर मैंने वो जो कुछ भी था उसे झटक दिया और वापस करवट बदलकर सोने लगा। इस बार मुझे क्लियरली महसूस हुआ मेरे पीठ से 2 हाथ आगे की तरफ आए और मेरी पूरी बॉडी पर चलने लगे। मैं हड़बड़ाकर एक झटके से उठकर बैठ गया। सोनिया, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैंने उसे दूर हटाते हुए पूछा। अब इतने भी इनोसेंट मत बनो। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं। What the hell? Get out of my room now! मैंने फौरन बिस्तर से उठते हुए दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मगर सोनिया पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। वो अब भी वैसे ही मुस्कुराते हुए मेरे बेड पर लेटी मुझे घूर रही थी। You are so rude. मुझे लगा तुम मुझे पसंद करते हो। Never. मैं तुम्हें सिर्फ एक बार डेट पर लेकर गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मॉम ऐसा चाहती थी। पता नहीं उन्हें तुम में ऐसा क्या दिखा था। मुझे तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, एंड दैट्स क्लियर। वो चुपचाप घूरती रही, मगर फिर अचानक उसने मेरे पैर पर ठोकर मारी। अचानक इस अटैक के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था और मैं लड़खड़ाकर बेड पर गिर गया। मेरे गिरते ही वो मेरे ऊपर सवार हो गई। मुझसे हिलते तक नहीं बन रहा था। आखिर में मैंने हार मानते हुए उससे रिक्वेस्ट की, देखो सोनिया, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी लड़की हो। प्लीज नीचे बाकी लोगों के पास जाओ, मुझे अभी बहुत काम है। हम बाद में बात कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, इस दिन के लिए बहुत वेट किया है मैंने। आज मैं कहीं नहीं जाने वाली। सोनिया प्लीज, मैं बाद में मिलता हूँ तुमसे। मेरे बार बार रिक्वेस्ट से फाइनली वो कुछ नरम पड़ी। ओके, बट जस्ट वन किस फॉर नाउ। मैंने विरोध करना चाहा, मगर तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने देखा सिमरन का कॉल था, मगर इससे पहले कि मैं फोन रिसीव करता, सोनिया ने झपट कर फोन उठाया और बाथरूम में घुस गई।